हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईंटें मनके तथा अस्थियाँ का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राचीन सत्ता, जो उस टाइम की जो सत्ता थी, राजा थे, शासन थे, इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में क्या कोई शासन वगैरह था, कोई राजा वगैरह था उस टाइम के। ठीक है, हड़प्पा में सत्ता के केंद्र और शासक वर्ग के बारे में स्पष्ट प्रमाण नहीं है, कि मतलब साफ सुथरा कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं मिला है इतिहासकारों को। लेकिन कुछ तर्क निम्नलिखित है, कुछ तर्क हैं। समानता पूरी सभ्यता में ईंटों के आकार, ईंटों का जो आकार था, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, बाटों में एक जैसी समानता मिलती है, एक जैसी मतलब एक जैसी ही समानता है, जो एक मजबूत शासन की ओर इशारा करते कि ये इतनी सारी चीज़ें समान है, तो हो सकता है वहाँ पे शासन हो। नियोजित शहर, इससे पहले हमने वीडियो में बताया था कि काफ़ी नियोजित शहर थे। ठीक है, शहरों का नियोजन और नालियों का जो निर्माण था, ये घर थे, है ना, घरों के बाहर नालियाँ थी, फिर गली के बाहर एक बड़ा नाला था, ये सब जो था इसका हमें प्रमाण मिलता है। किसी केंद्रीय नियंत्रण के संभव नहीं था, मतलब किसी केंद्रीय नियंत्रण अगर ना हो तो उसके बिना संभव नहीं था। पुरोहित राजा, मेसोपोटामिया की तरह यहाँ भी एक मूर्ति मिली है, जैसे मेसोपोटामिया में मूर्ति मिली थी, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी एक मूर्ति मिली थी, जिसे इतिहासकारों ने पुरोहित राजा का नाम दिया कि ये उस टाइम के राजा हुआ करते होंगे। विशाल संरचना, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी जो संरचनाएं थी, ठीक है, जैसे विशाल भवन, महल, ये सारी चीज़ें। मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है। भवन जैसे आप जानते होंगे राष्ट्रीय भवन जैसे हो गया, वैसे ही एक विशाल भवन मिला, जिसे प्रसाद महल माना जा गया। लेकिन वहाँ से कोई कीमती, कोई जैसे महल वगैरह होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो कोई कीमती वस्तु मिलती है ना, जैसे कोई सामान हो गया, सोने का कोई सामान हो गया, या फिर और भी चीज़ें मिली होती, वो सब वहाँ से नहीं मिली थी। एक मिनट, अलग अलग मत, मतलब किसी का ये मत है, किसी का ये मतलब अलग अलग एक तरह से बात भी कह सकते हैं। एक इतिहासकारों ने एक चीज़ बोली, दूसरे इतिहासकार ने कुछ बोले, तीसरे इतिहासकार ने कुछ बोले, ऐसे मानो। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा में कोई शासक नहीं था और सब समान थे, कि सबको कोई इक्वलिटी दी गई थी और सभी समान थे। अनेक शासक, कुछ का मानना था कि वहाँ पे यहाँ एक नहीं बल्कि कई शासक थे, कि मतलब यहाँ पे हड़प्पा में अलग होगा, मोहनजोदड़ो में अलग होगा। ये एक राज्य से लोकप्रिय मत, एक राज्य सबसे लोकप्रिय मत ये है कि एक ही राज्य था। कि कैसा लोकप्रिय मत है कि एक ही राज्य था, क्योंकि सांस्कृतिक जटिलता और निर्णय लेने की क्षमता बहुत उच्च थी। वहाँ की जो सांस्कृतिक थी, है ना, और जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी उच्च थी, मतलब काफ़ी बड़ी थी। श्रमिकों का नियंत्रण, श्रमिक मतलब मजदूर वगैरह जो होते हैं, ईंटें बनाने और किलेबंदी की बड़ी संख्या, ईंटें जो बन रही थी और जो किलेबंदी थी वहाँ की, बड़ी संख्या में श्रमिकों को संगठित मतलब जुटाना, संगठित करना किसी शक्तिशाली सत्ता का ही काम था। कि किसी शक्तिशाली सत्ता, मतलब जैसे कानून होते हैं ना अभी, तो उसी से ही चीज़ें हो सकती है, वरना देखो लड़ाई वगैरह हो जाती है। जैसे अगर बाहर लड़ाई हो रही है गली में, तो क्या होगा, पुलिस वगैरह आके बचाएगी कि लड़ो मत, ये सारी चीज़ें मत करो। तो वैसे ही बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में ये सारी चीज़ें एक समान नहीं हो सकती, है ना। इतनी विशाल चीज़ें थी, इतनी वहाँ की संस्कृति थी, तो वहाँ पे कोई ना कोई शक्तिशाली सत्ता तो होगी। हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसके प्रमुख चरणों का वर्णन करें। अब इसमें खोज देखना है कि खोज कैसे हुई थी, हड़प्पा सभ्यता मिली कैसे। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी बहुत रोचक है। कनिंघम का भ्रम, भारतीय पुरातत्व के पहले महानिदेशक एम कनिंघम ने जब हड़प्पा की मोहर देखी, ठीक है, तो वह उसे समझ नहीं पाए। उन्हें लगा ये सभ्यता गंगा घाटी के शहरों से जुड़ गई, कि जो चीज़ें मिली थी उन्हें क्या लगा था कि गंगा घाटी के शहरों से जुड़ी होगी। वह उसे ईंटें चुराना, 19वीं सदी में रेलवे लाइन बिछाते समय, क्योंकि पहले पार्ट में बताया था खुदाई के टाइम मिली थी,
रेलवे लाइन बिछाते समय इंजीनियरों ने हड़प्पा के खंडहरों के से हज़ारों ईंटें उखाड़ ली थी, जिससे बहुत सारी जो जानकारी थी वो नष्ट हो गई थी। ठीक है, कि ईंटें मिली तो स्टार्टिंग में थोड़ी समझ आता है कि यहाँ कोई सभ्यता होगी, उधर जब खुदाई हुई और सारी चीज़ें मिली, मनके वगैरह मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, ठीक है, गलियाँ वगैरह दिखी कि अच्छा ऐसी चीज़ें, तब लगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कोई सभ्यता थी। उससे पहले थोड़ी पता था जब ईंटें वगैरह मिल रही थी। तो दयाराम साहनी 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में पहली बार मोहरें खोजी, जिससे इसकी प्राचीन होने का पता चला। किसने खोजी थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है, मोहरें खोजी थी। रखालदास बनर्जी 1922 में आदित्य बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में वैसी ही मोहरें खोजी, जिससे ये साबित हुआ कि ये दोनों स्थल एक ही सभ्यता के थे। जो रखालदास बनर्जी थे, जो मोहरें हड़प्पा में मिली, ठीक है, जो मोहरें वगैरह मिली थी वो ही मिल गई मोहनजोदड़ो में, तो पता चला कि ये एक ही राज्य थे, अलग अलग नहीं थे, ये वह एक ही सभ्यता थी इनमें। जॉन मार्शल की घोषणा 1924 में 1924 में ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। कब हुआ था? 1924 में। किसने घोषणा, मतलब किसने पूरी दुनिया को बताया था? जॉन मार्शल ने, ठीक है, कि यहाँ पे एक नई सभ्यता है, ये सिंधु घाटी के पास पाई गई थी, मतलब सिंधु नदी के पास पाई गई थी, ठीक है, ये नदी है, यहाँ पे सभ्यता मिली थी, तो इसे सिंधु घाटी भी बोला गया था। REM व्हीलर 1944 में व्हीलर ने खुदाई में वैज्ञानिक पद्धति अपनाई और टीलों के स्तर विन्यास पर जोर दिया, कि ये जो टीलों का जो स्तर था उनमें काफ़ी जोर दिया गया, और C14 से टाइम तक का पता लगाया गया था इसमें, ठीक है। आज़ादी के बाद विभाजन के बाद क्या हुआ था? पाकिस्तान में इसका काफ़ी हिस्सा चला गया, तो इसलिए उतनी चीज़ें नहीं पता चल पाई। जिसके बाद भारतीय पुरातत्वविदों ने कच्छ, लोथल, राजस्थान कालीबंगर और हरियाणा राखीगढ़ी में खुदाई की। आधुनिक तकनीक में यहाँ पे खुदाई हुई है, कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें मिली है, और काफ़ी जो स्थान था वो वहाँ पे चला गया पाकिस्तान में, तो वहाँ तो इतनी चीज़ें नहीं कर पाए विभाजन के बाद। आधुनिक तकनीक, आजकल कई तकनीकों जैसे सतह का सर्वेक्षण और रिमोट सेंसिंग, इससे क्या पता चलता है कि जो चीज़ें मिलती है, जैसे सभ्यता का पता कैसे लगाया जाता है, कोई चीज़ें दफन हो चुकी है, ठीक है, अब कोई आया, जैसे भूकंप आया, मानो सारे लोग मर गए, ठीक है, अब जैसे कोई जगह भूकंप आया, जैसे आया है मानो यूपी साइड आया, अभी यूपी ख़त्म हो गया, ठीक है, जैसे हरियाणा वगैरह दिल्ली साइड ये ख़त्म नहीं हुई, ये कोई जाए फ्यूचर में, है ना, कभी खुदाई करे, कभी कुछ बन रहा हो, तो जब खुदाई होगी तो चीज़ें पता चलती है ना, कि अच्छा ये मिल रहा है, अच्छा ये मिल रहा है, अच्छा ये मिल रहा है, तब पता चलता है कि यहाँ पे पहले से लोग रहते थे, ऐसी जगह नहीं थी, तो ऐसे ही हुआ था सभ्यता में, ठीक है, और ऐसी ही सभ्यता देखी जाती है। जैसे डायनासोर वगैरह का पता अभी तो ऐसे ही चला होगा खुदाई वगैरह के टाइम पे, ठीक है। अब इसमें जो आधुनिक जो तकनीक है, जैसे रिमोट सेंसिंग है, उसमें क्या होता है कि आप चीज़ों का पता लगाते हैं, एक C14 भी आता है, उससे भी टाइम का पता लगा जाता है कि कितने टाइम तक, क्योंकि इसमें जो टाइम बताते हैं कि इतनी ईस्वी के अंदर होगा, इतनी चीज़ों में होगा, वो सब तकनीकों से ही पता लगाया जाता है। हड़प्पा एक नवीन प्राचीन सभ्यता, खोज का महत्व। जब 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की घोषणा की, तो इसने इतिहास को बदल दिया। एक नई जो सभ्यता मिली थी, विश्व स्तर पर पहचान। भारत का इतिहास अब गंगा घाटी से शुरू ना होकर हजारों साल पीछे जो सिंधु घाटी थी उससे शुरू माना जाता है। पहले क्या लगता था कि गंगा घाटी उसे चीज़ें स्टार्ट हुई है भारत का इतिहास, लेकिन फिर पता चला कि सिंधु घाटी से हुई थी। मेसोपोटामिया के समकालीन, ये खोज साबित करती थी कि भारत की जो सभ्यता है वो मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान सभ्यताओं के साथ की थी, मतलब इतनी पुरानी है हमारी सभ्यता भी। शहरी क्रांति, इसने दिखाया कि प्राचीन भारत में भी इतने विकसित और नियोजित शहर मौजूद थे। हड़प्पा से क्या पता चलता है कि हमारे पुराने टाइम पे, इतने पुराने टाइम पर
टाइम पर भी इतने नियोजित शहर थे, इतने अच्छे अच्छे शहर थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी रोडें बन रही है, उस टाइम पर भी पक्की रोडें थी, वो स्नान घर था, नहाने वगैरह का, वो कितनी सही चीज़ें थी। व्यापारिक संबंध, इस सभ्यता की खोज से प्राचीन दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संपर्कों का पता चलता है। अब समुद्र से पता चलता है कि बाट वगैरह जो मिली थी, कि चीज़ें चलती थी। तकनीक ज्ञान, मोहरे, बाटों, लिपि की खोज ने पूर्वजों की गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान का उजागर किया, कि उन्हें वैज्ञानिक ज्ञान भी था, उन्हें गणित का भी ज्ञान था, तो ही तो वो व्यापार कर पा रहे थे। सांस्कृतिक निरंतरता, हड़प्पा की कई चीज़ें जैसे मातृ देवी की पूजा, शिव पूजा आज भी भारतीय समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद है। उस टाइम पर भी शिव जी की पूजा, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। उस टाइम पर भी ज्ञान था, कि गणित का ज्ञान था, विज्ञान का ज्ञान था। ये नहीं कि अभी विज्ञान आया है, विज्ञान इतना पुराना था हमारे सभ्यता में। पुरातत्व का विकास, इस सभ्यता की खोज ने भारत में खुदाई और संरक्षण की नई तकनीकों को जन्म दिया, कि कितनी सारी चीज़ें हैं। ऐतिहासिक गौरव, इसने भारतीयों को अपनी प्राचीन विरासत और इंजीनियरिंग कौशल पर गर्व करने का अवसर दिया, कि इतनी सारी चीज़ें हमारी सभ्यता में थी। ऐसा नहीं था कि कोई भी चीज़ें, मतलब उन सबको ज्ञान नहीं था, वो इतने पुराने थे तब भी उन्हें कितना ज्ञान था सभी चीज़ों का, हमारे पूर्वजों को कितना ज्ञान था। हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्य, जो शासक द्वारा जो कार्य किए जाते थे, अब हम उसको देखते हैं। हालांकि शासक के बारे में स्पष्ट लिखित, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिखित चीज़ें नहीं है, लेकिन अवशेषों से उनके कार्यों का अनुमान लगाया जा सकता है। नगर नियोजन, शहर के दो और दुर्ग जो थोड़ा ऊंचाई पे बनाया जाता था और निचला थोड़े नीचे पे। दुर्ग पे अमीर लोग रहते थे, इसमें सामान्य और गरीब दोनों में बांटने और सड़कों को ग्रिड पद्धति पर बनवाने का निर्णय था। सफाई व्यवस्था, काफ़ी साफ सफाई थी, ठीक है। जल निकासी प्रणाली जो थी, नालियाँ का जो निर्माण था, जो रख रखाव था, वो काफ़ी अच्छी तरीके से था, ठीक है। कच्चे जो माल मिले हैं, पत्थर, धातु, शंकर को दूर दराज इलाकों से मंगवाना, की जो सारी चीज़ें थी, अगर इस क्षेत्र में नहीं है तो दूसरे क्षेत्रों से आया करती थी। श्रम संगठन, हजारों ने मजदूरों को ईंटें बनवाने, दीवार उठाने और विशाल संरचना बनवाने के काम में लगाना, कि श्रम संगठन भी था, कि मजदूरी तो ये सारी चीज़ें बनाते होंगे, तो ये सारे काम पता चलते हैं कि शासक ये सारी चीज़ें काम करवाते होंगे। व्यापार का नियंत्रण, जो बाटों के मानक तय करना, व्यापार में धोखाधड़ी ना हो, जो मोहरें जो लगाई जाती थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से कोई चीज़ें जा रही है ना, जैसे मन के जा रहे बोरी में भरे हुए, तो वहाँ पे बोहर लगा देते, छप्पा मार देते, ठीक है। सही सलामत पहुँचती, वो देखते हड़प्पा सभ्यता की ये वो मोहर है, तो वो लोग मान जाते हैं कि अच्छा, मतलब यहाँ से ये सारी चीज़ें आई है। अनाज का भंडारण, अकाल या आपातकाल के लिए विशाल अन्न भंडारण में अनाज सुरक्षित रखना। अनाज का भंडारण मतलब अनाज का जो रखते नहीं, ये बोरियाँ भर के रखना, कि कहीं आपातकाल पड़ जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं अकाल, कहीं भुखमरी आ जाए, तो लोग जी पाए, ठीक है। इन सबको वो लोग सुरक्षित मतलब बचाते भी थे। सुरक्षा, बाहरी आक्रमणों या बाढ़ से बचने के लिए शहर की ऊंची किलेबंदी कैसे मिली थी, ऊंची मिली थी, तो इस सबसे पता चलता है कि वहाँ की बाढ़ वगैरह से बचने के लिए भी इन्हें चीज़ें पता थी। धार्मिक अनुष्ठान, विशाल स्नानघर जैसी जगह पर विशेष सामुदायिक पूजा, जो सामुदायिक मतलब काफ़ी लोग संगठित हो गए जो पूजा करते हैं, ग्रुप में जो पूजा करी जाती है। और धार्मिक कार्यों का आयोजन करना, जो धार्मिक कार्य होते हैं, आपको जैसे पूजा हो गई, जैसे वो छठ पूजा हो गई, ठीक है, काफ़ी लोग मिलके करते हैं। और भी बहुत सारी पूजा होती है, नवरात्रि हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत को पुनर्निर्माण करते थे, किस प्रकार अतीत का मतलब दोबारा से चीज़ों का निर्माण करते हैं। पुरातत्वविद मिट्टी में दबे अवशेषों से इतिहास को फिर से जिंदा करने के निम्नलिखित तरीका अपनाते हैं, कि कोई सभ्यता है, कोई चीज़ है, उससे कैसे पता चलता है, ठीक है, कैसे पुनर्निर्माण, कैसे दोबारा से निर्माण होता है उन सारी चीज़ों का। जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो पता चली है हम सबको, तो उन सबसे तो पता चली है। खुदाई और खोज, खुदाई को टाइम ही चीज़ें पता चलती है, जैसे टीलों की खुदाई करके पुरानी वस्तुएं, मर्द भांड, वो बर्तन वगैरह, ठीक है, औजार आभूषण को बाहर निकालते हैं, इन सब से पता लगाया जाता है कि अच्छा वहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। वर्गीकरण, मिली गई धातु वस्तुओं को उनकी धातु, पत्थर, मिट्टी, हड्डी और उनके उपयोग, कि इनका उपयोग कैसी कैसी चीज़ों में होता होगा, के आधार पर बांटते थे। जैसे हड्डी हो गई, हड्डी के पास मिट्टी के बर्तन मिले तो पता चल गया कि ऐसे दफनाते थे वो लोग।
संदर्भ समझना, कोई वस्तु कहाँ मिली, घर में, नाली में, कब्रिस्तान में, इससे उसका महत्व का पता चलता था कि कोई भी चीज़ें कहाँ मिल रही है। घर में कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है, कोई चीज़ नाली में मिल रही है, कोई चीज़ कब्रिस्तान में मिल रही है। जैसे कब्रिस्तान में आभूषण मिले हो तो पता चलता था कि अमीर लोग हैं, उनकी कब्र दफनाई गई है। घर में जैसे मिट्टी के बर्तन मिल गए हैं ना, घर में और आग जलाने का सामान मिल गया, कपड़े मिल गए, इन सारी चीज़ों से पता चलता है। स्तर विन्यास, ज़मीन के सबसे निचले परत की वस्तुएं सबसे पुरानी और जो सबसे ऊपर वाली जो होती थी उसे नहीं माना जाता था। वैज्ञानिक जांच, रेडियो कार्बन डेटिंग, C14 से वस्तुओं की सही आयु का पता लगाया जाता है। मैंने बताया था ना C14, इससे क्या होता है कि उसकी आयु मतलब कितने साल पुरानी है ये वस्तु, उसका पता लगता था। आधुनिक तुलना, आज के औजार हैं या परंपराओं की तुलना प्राचीन वस्तुओं से करके उनके कार्यों का अनुमान लगाते थे कि प्राचीन वस्तुओं से उसकी तुलना करें और कार्यों का अनुमान लगा रहे। जैसे चक्कू है ना, अब आपने सभ्यता देखी, वहाँ पे कैसा चक्कू है, ठीक है, कोई काटने वाला है, क्या चीज़ वाला है, तो आप पता लगा लोगे। अप्रत्यक्ष साक्ष्य, जैसे कपास के अवशेष नहीं मिले लेकिन मूर्तियों के कपड़ों को देखकर पता चल गया कि वे कपड़े पहनते थे, ठीक है। जैसे ऊन नहीं मिला लेकिन और कुछ चीज़ें मिल गई जिससे पता चल गया कि अच्छा चीज़ें करते होगी। धार्मिक विश्वास, मूर्तियों और मोहरों पर बने चित्रों जैसे पशुपति शिव ने उस समय के धर्म का ढांचा तैयार करते गए हैं। जो मोहरों पे जो शिव जी बने हैं उनसे पता चलता है कि वो लोग धर्म पे विश्वास करते थे। एक मिनट, मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषताएं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध और नियोजित शहर था। काफ़ी प्रसिद्ध था और काफ़ी नियोजित, काफ़ी व्यवस्थित से बनाया गया था। दुर्ग में ऊपरी हिस्सा निचला है शहर, मतलब जो गरीबों सामान्य लोग रहते थे। विशाल स्नानघाट, ये एक बहुत बड़ा जलाशय था जिसमें उतरने के लिए सीढ़ी, मतलब यहाँ पानी है और यहाँ से उतरने के लिए सीढ़ी, ठीक है, और कमरे थे बगल में, यहाँ पे कमरे भी थे। नालियों का जाल, सड़कों के साथ पक्की नालियाँ बनी होती थी जो चूने और जिप्सम से जुड़ी थी ताकि पानी ना रिसे, मतलब पानी वगैरह के लिए नाली, जैसे घर के बाहर जो नालियाँ बनाई जाती है वो सारी चीज़ें थी। घरेलू वास्तुकला, घरों के बीच में एक आंगन होता था कि घर है यहाँ पे बीच में एक आंगन हो गया। और गोपनीयता के लिए सड़क की ओर खिड़कियाँ नहीं होती थी कि यहाँ जो सड़क है तो यहाँ पे कोई खिड़की नहीं होगी, ठीक है। कुओं की संख्या, मोहनजोदड़ो ने लगभग 700 कुएँ मिले हैं जो पानी की बेहतर सुविधा को दर्शाते हैं कि मतलब 700 कुएँ मिले, जिससे पता चलता है कि पानी की सुविधाएं थी। विशाल अन्न भंडार, दुर्ग पर एक बहुत बड़ा कठोर मिला है, मतलब अन्न जो भंडार जहाँ पे जैसे चावल वगैरह जुटा रहे, दाल वगैरह जुटा रहे, जहाँ टैक्स के रूप में अनाज इकट्ठा किया जाता था। दुर्ग की किलेबंदी, जो ऊपरी जो शहर की जो किलेबंदी थी उसको दीवारों से घेरा गया था। जैसे यहाँ पे घर है, ये ऊंचे स्थान पे घर बने, ये नीचे स्थान पे, तो ये इन्हें दीवारों से घेरा जाता था ताकि वे निचले शहर से अलग रहे, जैसे निचला शहर और दुर्ग शहर अलग था। व्यापारिक केंद्र, यहाँ से बड़ी मात्रा में मोहरे और बाट मिले हैं जो इसे एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाते हैं कि मोहरे वगैरह मिले, जिससे पता चलता है कि व्यापार भी किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की पतन, मतलब हड़प्पा सभ्यता खत्म कैसे हो गई ये बताना है। हड़प्पा सभ्यता 1900 ईसा पूर्व के बाद की अंत के सटीक कारणों पर इतिहासकारों के मतभेद है कि मतलब खत्म कैसे हुई। जलवायु परिवर्तन, हो सकता है बाढ़ वगैरह आ गई हो, ठीक है। जलवायु में बड़े बदलाव आने के कारण खेती और जीवन निर्वाह कठिन हो गया। और जलवायु में अगर परिवर्तन हो जाए तो खेती कैसे की जाए, और अगर खेती ना हो तो खाने पीने उसका समय रहेगा ही नहीं, तो इससे क्या पता उनका जीवन स्तर कठिन हो गया, क्योंकि कुछ लिखित नहीं मिला है तो कुछ बता नहीं सकते। रोज़ हर ने अनुमान लगाया, कोई किसी का मानना है सूखा पड़ गया होगा, कोई बाढ़ आ गई होगी, ठीक है, कोई भारी आक्रमण हो गया होगा, ठीक है। नदियों का रास्ता बदलना, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ थी वो अपना रास्ता बदल लिया होगा, जिससे बस्तियों में पानी की कमी के कारण उजड़ गई होगी कि अगर समुद्र वो नदी ऐसी बहती तो ऐसे हो गई होगी, तो यहाँ की जो जगह होगी वो सूखा पड़ गया होगा, ठीक है। नदियों का सूखना, नदी सूख भी सकती है जिसकी वजह से कृषि जो उत्पादन था वो ठप हो गया, जिससे लोग उन स्थानों को छोड़ने पे मजबूर हो गए कि यहाँ तो पानी की सुविधा है नहीं, इसे छोड़ के अलग स्थानों पे जाओ।
अत्यधिक बाढ़। कुछ इतिहासकारों का मानना है सिंधु नदी में बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ ने शहरों को नष्ट कर दिया। कि जहाँ नदी होती है वहाँ तक से बाढ़ आ जाती है ना, तो बहुतों का मानना ये है कि बाढ़ आ गई होगी। वनों की कटाई, ईंट पकाने और खेती के लिए जंगलों के बड़े पैमाने पर काटा गया होगा। कि ईंटें पकाने वगैरह के लिए जंगलों को काफ़ी काटा गया होगा, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हुआ। जिससे अब वनों की अगर ज़्यादा कटाई हो तो ऑक्सीजन वगैरह थोड़ी होगा, इससे उनकी मृत्यु हो गई होगी। कई इतिहासकार मानते हैं कि भारी आक्रमण हुए होंगे। ऋग्वेद की देवता के पुरंदर किलों को तोड़ने वाला कहा गया है, ठीक है। जिससे कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता को ख़त्म किया। जो आर्य थे उन्होंने इस सभ्यता को ख़त्म किया। महामारी, कुछ कंकालों के अध्ययन से संकेत मिलते हैं कि मलेरिया जैसी किसी बड़ी महामारी ने जनसंख्या को ख़त्म कर दिया होगा। कोई बड़ी महामारी आ गई होगी जिससे जनसंख्या, जैसे कोरोना आया था, कितने लोग ख़त्म हुए थे। प्रशासनिक स्थिरता, अंतिम समय में नगर नियोजन, मोहरें और मानक ईंटों का गायब होना ये दर्शाता है कि शासन व्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। शासन व्यवस्था कमज़ोर हो गई होगी। अतीत को जोड़कर पूरा करने में आने वाली मुख्य समस्या क्या है? हड़प्पा जैसी प्राचीन सभ्यता के इतिहास को फिर से जोड़ने में पुरातत्व जो इतिहासकार थे उनको मेन समस्या क्या थी? अधूरी लिपि, क्योंकि पूरी लिपि थी नहीं। हड़प्पा की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि लिखित में नहीं थी। यदि ये लिपि पढ़ी ली जाती तो हमें उनके विचारों, राजाओं के नाम के, राजा का क्या क्या नाम होगा, धन के बारे में स्ट्रिक्ट मतलब एकदम परफेक्ट जानकारी मिलती। अभी हम केवल अनुमान पे निर्भर है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे में। जैविक वस्तुओं का नष्ट होना, लकड़ी, कपड़े, चमड़े, इतनी पुरानी सभ्यता थी कि काफ़ी चीज़ें नष्ट हो चुकी थी, ठीक है। हमारे पास केवल पत्थर, मिट्टी, धातु, पकी हुई ईंटें ही बची जो अधूरे चीज़ें बताती है। खोज का संयोग, कई बार महत्वपूर्ण वस्तुएं संयोग से मिल जाती है। जो महत्वपूर्ण जो वस्तुएं तो कई बार संयोग से मिलती है, जबकि बहुत सा कीमती सामान मिट्टियों में दबा रह जाता है। क्योंकि काफ़ी सामान तो मिट्टियों में दबा है, काफ़ी चीज़ें नहीं मिली है। ये लोगों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। जैसे रेलवे लाइन के लिए हड़प्पा की ईंटें चुराना, जब खुदाई हो रही थी और जब ईंटें मिल रही थी तो वहाँ के जो मजदूर थे वो ईंटें चुरा के रेलवे लाइन में लगाने में लगे हुए थे। उन्हें कंफर्म नहीं था, मतलब उन्हें अब आपने किसी मजदूर को बोला कि यहाँ पे रेलवे लाइन बिछानी है, काम करो, तो उन्हें थोड़ी पता होगा कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है। वो तो अपना काम ही कर रहे थे। इतिहासकार ने देखा, पुरातत्व वगैरह ने, कि यहाँ पे तो चीज़ है, तो यही है, ईंटों को चुराना भी था इसमें। वस्तुओं का वर्गीकरण, पुरातत्व के सामने ये समस्या आती है कि मिली हुई वस्तु उपयोगिता जैसे चक्की पत्थर की हो या विलासिता जैसे कोई कीमती बर्तन या आभूषण, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें। कभी कभी एक ही वस्तु दोनों श्रेणियों में आ जाती है। कभी कभी दोनों चीज़ एक ही चीज़ मिलती है। ये उपयोगिता वाली भी हो सकती है, ये विलासिता वाली भी हो सकती है। धार्मिक पहचान की समस्या, कई बार ऐसी वस्तुएं मिलती है जिनका उपयोग समझ नहीं आता कि मतलब कैसे उपयोग होता होगा। असामान्य मानकर धार्मिक घोषित कर दिया जाता है। जैसे माता देवी की मूर्तियाँ या पशुपति की मोहर मिली है पशुपति की, उनका कंफर्म नहीं है। माता देवी की जो मूर्तियाँ मिली है कंफर्म नहीं है कि पूजा ही होती होगी, ठीक है। किसी औजार या वस्तुओं को देखकर ये बताना कठिन होता है कि उसका असल उपयोग क्या था। कोई आपने वस्तु देखी तो आपको कंफर्म नहीं पता कि उसका क्या यूज़ होता होगा। उदाहरण के लिए पत्थर के फलक का उपयोग कपड़े काटने के लिए होता था या मांस काटने का। कि पत्थर की जो चीज़ है उससे जो कटाई हो रही है वो किसके लिए हो रही है? कपड़े काटने के लिए हो रही है या मांस काटने के लिए हो रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।